आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जीओसी। ये भी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड टॉपिक है। आईपीएससी पढ़ने के बाद सब लोग यही पढ़ाते हैं और पढ़ते भी हैं बच्चे जीओसी। तो आईपीएससी हम लोग सारे कर चुके हैं, सारे एलिमेंट्स का या फिर सारे कंपाउंड्स का जितने भी थे वो सारे का हम लोग क्या कर चुके हैं, नेमिंग कर चुके हैं। उसके बाद ही शुरू करते हैं हम लोग क्या, जीओसी। तो इस जीओसी में हम लोग क्या सीखेंगे कि रेजोनेंस हो गया, फिर क्या होगा एरोमेटिसिटी हो गया, फिर क्या होगा इफेक्ट्स हो गए, जितने इफेक्ट्स हो गए, या फिर क्या हो गया बॉन्ड का क्लीवेज हो गया, या फिर कार्बोकैटायन कैसे बनता है, या फिर कार्बोएनायन कैसे बनता है, या फिर फ्री रेडिकल कैसे बनता है। तो इसमें फर्स्ट डिसाइड करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ क्लीवेज, कि जो भी बॉन्ड का क्लीवेज होगा वो कैसे होगा, या तो होमोलाइटिक हो सकता है या फिर हेट्रोलाइटिक हो सकता है। अब यह होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो उस केस में क्या बनेगा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा बॉन्ड के तो उस केस में क्या बनेगा, ये आगे डिसाइड करेंगे जब पढ़ेंगे तो होमोलाइटिक क्लीवेज या फिर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएजेंट। अब रिएजेंट क्या होते हैं ये आगे देखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल होता है और न्यूक्लियोफाइल। रिएजेंट जो है दो ही तरह का होता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। फिर लास्ट पढ़ेंगे इसके अंदर इफेक्ट्स। अब इफेक्ट्स में बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट आता है क्या, इंडक्टिव इफेक्ट, फिर उसके बाद स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट के बाद सोल्वेशन इफेक्ट, सोल्वेशन के बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद रेजोनेंस, रेजोनेंस के बाद एरोमेटिसिटी। ये सारे जो भी इफेक्ट्स हैं इसका पढ़ने का मतलब यही है कि जो भी हम कार्बोकैटायन बनाएंगे या फिर कार्बोएनायन बनाएंगे या क्या बनाएंगे फ्री रेडिकल, उस दौरान जो भी हमारा क्या बनेगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल है कि नहीं है, या फिर स्टेबल है तो उसमें जो भी जैसे 3 कार्बोकैटायन बन गए तो उस कार्बोकैटायन में कौन सा स्टेबल है ये डिसाइड करेंगे हमारे इफेक्ट्स। जो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा उसके लिए हमें रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल होना चाहिए, वो सारे के सारे डिसाइड करेंगे हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट को, ये सारे के सारे इफेक्ट्स। तो हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो जिसमें हमारा फर्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ क्लीवेज। तो अब टाइप्स ऑफ क्लीवेज में देखते हैं एक एक करके कि टाइप्स ऑफ क्लीवेज जो हमारा होगा वो कैसे होगा। तो टाइप्स ऑफ क्लीवेज में हम ये देखने वाले हैं कि बॉन्ड का क्लीवेज कैसे हो सकता है। तो बॉन्ड का क्लीवेज दो ही तरीके से संभव है, एक होमोलाइटिक क्लीवेज और सेकंड हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। तो जो होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, ठीक, बॉन्ड का, होमो मतलब सेम, ठीक, तो होमो मतलब सेम, क्लीवेज मतलब टूटना। तो जो बॉन्ड जो भी टूटेगा वो होमोलाइटिक टूटेगा, मतलब कि सेम डिवीज़न होगा। तो इसलिए इसका डिफिनीसन, जो भी डिफिनीशन बनती है वो क्या बनता है कि इक्वल डिवीज़न ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अकर बिटवीन 2 एटम्स इज नॉन एज होमोलाइटिक क्लीवेज। तो जो भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि होमो मतलब क्या होता है सेम, क्लीवेज मतलब टूटना। तो जो भी बॉन्ड का क्या होगा क्लीवेज होगा वो हमेशा जब होमोलाइटिक हो रहा है, हमेशा तो होमोलाइटिक होगा नहीं, होमोलाइटिक होगा नहीं तो हेट्रोलाइटिक होगा। लेकिन जब भी होमोलाइटिक होगा उसमें क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन का डिवीज़न होगा, जो यहाँ पे लिखा है ना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अकर बिटवीन 2 एटम्स, वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। अब इक्वल देखते हैं कैसे होता है इक्वल, देखो फिर एक बार डिफिनीसन देखो, इक्वल डिवीज़न ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अकर बिटवीन 2 एटम्स इज नॉन एज होमोलाइटिक क्लीवेज। जैसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल हम लोग एक लेते हैं, जैसे हमारा ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक। तो जब ये बॉन्ड टूट रहा है, देखो बॉन्ड हम लोग टूट रहे हैं, मान लो सनलाइट से टूट रहा है या फिर इलेक्ट्रिसिटी से टूट रहा है, कोई कंडीशन होगी जिस पे हमारा क्या हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है। तो जब भी बॉन्ड टूट रहा है तो इक्वल डिवीज़न हो रहा है। देखो ए के पास भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बी के पास भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ए को भी 1 इलेक्ट्रॉन मिला और बी को भी 1 इलेक्ट्रॉन मिला। इस 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ए को क्या बोलते हैं भैया, ऑड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा ए को 1 इलेक्ट्रॉन मिला और बी को इलेक्ट्रॉन मिला, मतलब कि 1-1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ऑड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो लेकिन मिला तो दोनों क्या, इक्वल इलेक्ट्रॉन मिला, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। तो जो भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा उसके बाद ये देखो सेकंड पॉइंट बना के लिखा हूँ, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये आरेक्शन का मतलब डर मत जाना, आरेक्शन का मतलब है रिएक्शन इंटरमीडिएट, फिर ब्रैकेट में लिखा हूँ फ्री रेडिकल। अब जो भी भैया ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, पहले ये क्या होता है, फिर फ्री रेडिकल क्या होते हैं। तो फिर थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। जो भी रिएक्शन इंटरमीडिएट तुम यहाँ पे देख रहे हो, रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है कि कार्बोकैटायन का नाम सुने होंगे, कार्बोएनायन का नाम सुने होगा, और एक तीसरा क्या होता है, फ्री रेडिकल होता है। तो जब भी हम लोग क्या होगा ना, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट बनने से पहले ना रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, जो कि मतलब बीच में प्रोसेस होता है। वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा।
तो रिएक्शन इंटरमीडिएट होमोलाइटिक क्लीवेज के अनुसार क्या होगा, हमेशा फ्री रेडिकल होगा, जो कि हम लोग डॉट से दिखाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन से मतलब कि फ्री रेडिकल वही होता है। ठीक, तो कंडीशन अब देखते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए कि कंडीशन क्या हो सकती है भैया, कि कैसे पहचानेंगे कि होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है। तो इसका सिंपल सा क्या है ट्रिक है कि होमोलाइटिक क्लीवेज हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो होमोलाइटिक के लिए कंडीशन देखो यहाँ पे लिखा हूँ हेल्पर, HELPER, ये क्या है हमारा ट्रिक है। हेल्पर क्या है, ट्रिक है। हेल्पर यदि कहीं पे तुम्हें दिख जाए, अब हेल्पर में H क्या है, E क्या है, L क्या है, P क्या है, E क्या है, R क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन कहीं पे भी तुमको क्या दिख जाए, हेल्पर दिख जाए कंडीशन, तो इसका मतलब वो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज नहीं होगा, क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। तो H मतलब हीट, E मतलब इलेक्ट्रिसिटी, P मतलब, P से पहले आते हैं L के पास, L मतलब लाइट। अब लाइट कौन सी होनी चाहिए भैया, UV लाइट होनी चाहिए, नहीं तो सनलाइट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा तुम लोग का PE को एक साथ लेना है। PE का मतलब पर ऑक्साइड। अब पर ऑक्साइड क्या होता है थोड़ी देर में देखने वाले हैं। फिर उसके बाद R का मतलब रेडिकल होना चाहिए। ये यदि कंडीशन तुम्हें कहीं पे भी दिखती है तो इसका मतलब वो कौन सा क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। और उसमें कन्फर्म है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा भैया, फ्री रेडिकल। अब ये देखो कि भैया पर ऑक्साइड क्या होते हैं, तो कहीं पे भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड हो, क्या हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड हो, इसका मतलब वो क्या होगा वहाँ पे पर ऑक्साइड। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमारा ले तो क्या होता है H2O2, तो देखो H2O2 पर ऑक्साइड है, इसमें HOOH, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की क्या है, बॉन्डिंग है, तो इसको क्या बोलेंगे, पर ऑक्साइड। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, कोई R मतलब क्या है, इथाइल, सॉरी R क्या है, एल्काइल ग्रुप है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, फिनाइल हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। उसमें भी यदि ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हो रही है तो हम क्या बोलेंगे कि वो पर ऑक्साइड है। और नहीं तो एक दूसरा तरीका क्या होता है पर ऑक्साइड पहचानने का, मैं तुम लोग को पीरियोडिक टेबल में क्या किया हूँ, सारे एलिमेंट्स का रेंज लिखवा दिया हूँ, चाहे वो क्या हो, सॉरी, चाहे वो S ब्लॉक का हो या फिर P ब्लॉक का हो या फिर F ब्लॉक का हो या फिर D ब्लॉक का हो, सारे का मैं रेंज लिखवा दिया हूँ कि कौन सा एलिमेंट का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा या फिर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। यदि किसी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर रेंज के बाहर चला जाए, रेंज का बाहर मतलब एग्जांपल की बात करें, सल्फर कितना मैक्सिमम शो कर सकता है, +6, यदि +6 के बाहर चला जाए किसी एग्जांपल में, जैसे मान लो कोई भी हाइपोथेटिकल एग्जांपल उसमें +6 से ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर जा रहा है, तो कन्फर्म है कि उसके अंदर क्या है, पर ऑक्साइड है, मतलब कि वो क्या है, पर ऑक्साइड है। फिर इसके बाद से होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए सोलवेंट कैसा चाहिए, तो भैया होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए हमेशा सोलवेंट चाहिए नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये कन्फर्म है। तो इसके बाद हम देखेंगे हेट्रो क्लीवेज, लेकिन देखो होमोलाइटिक क्लीवेज में हमेशा चाहिए नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट में भैया क्या आते हैं, बेंजीन, बेंजीन के बाद CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसके बाद CH2 है, CH2 मतलब कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में बेंजीन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर CS यहाँ पे देख लेना CH2 है। अब बात करते हैं किसकी, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज की। अब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है एक एक देखते हैं। तो देखो जो भी हमारा क्या है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज है, तो हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो ये देखो डेफिनेशन इसको देख लो, डिफरेंट मतलब अनइक्वल डिवीजन होगा, इसमें इक्वल डिवीजन नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, हेट्रो क्लीवेज है। तो देखो अनइक्वल डिवीजन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अकर बिटवीन 2 एटम्स रिजल्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट। कहने का मतलब ये है कि जो भी इसका क्या है डिफिनीशन है कि अनइक्वल डिवीजन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अकर बिटवीन 2 एटम्स रिजल्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट। फर्स्ट तो पॉइंट ये है कि इसमें जो भी क्या होगा, जो क्लीवेज होगा हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होने के बाद जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डिवीज़न होगा, वो इलेक्ट्रॉन का डिवीज़न भैया क्या होगा, हमारा इसमें इलेक्ट्रॉन का डिवीज़न क्या होगा, अनइक्वल होगा। अनइक्वल का मतलब कि एक को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो दूसरे वाले को नहीं मिलेगा। तो इसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा उस रिजल्ट्स के बाद क्या होगा, क्लीवेज होने के बाद क्या होगा, हमें रिजल्ट्स जो मिलेगा वो रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलेगा। तो उस रिएक्शन इंटरमीडिएट में या तो कार्बोकैटायन मिलेगा नहीं तो कार्बोएनायन मिलेगा। ये दोनों श्योर हो गए कि होमोलाइटिक क्लीवेज में भैया हमेशा क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल। ध्यान देना इस बात को कि होमोलाइटिक क्लीवेज में हमेशा मिलेगा फ्री रेडिकल और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में हमेशा मिलेगा कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं, देखो कैसे इलेक्ट्रॉन का डिवीज़न होता है। जैसे यहाँ पे A और B के बीच में क्या है, बॉन्ड है, तो A से जब बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, देखो मान लो यहाँ पे क्लीवेज हो रहा है, जब यहाँ पे क्लीवेज हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो है उठ के A के पास आ रहा है। तो मैं तुम लोग को पीरियोडिक टेबल में बताया था कि जो भी इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज,
और जो देता है उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है ना, लेकिन बी वाले ने नहीं लिया। कौन लिया, ए वाले ने। तो देखो ए के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज और बी के आया ऊपर पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह सेम बात करें, ए और बी के बीच में क्या है, बॉन्ड है और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है। तो जब इस केस में बी इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो बी के ऊपर आया है नेगेटिव चार्ज और ए के ऊपर आया है पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं जो कि रियल एग्जाम्पल है मिथाइल क्लोराइड का CH3Cl का। तो इसमें क्या है, जब क्लोरीन ले रहा है, क्या हो रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, और मिथाइल के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन के ऊपर यदि तुमको क्या दिख जाए, पॉजिटिव चार्ज, उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। यदि कार्बन के ऊपर क्या दिख जाए, नेगेटिव चार्ज, तो उसको बोलते हैं कार्बो एनायन। ये सारा एक एक जो पॉइंट है, कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, आगे पढ़ेंगे जब हमारा सब क्या खत्म हो, जब क्या चल रहा होगा, इफेक्ट। क्योंकि जब हम लोग इफेक्ट पढ़ेंगे ना, उसी समय हम लोग डिसाइड करेंगे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हो गया या फिर क्या हो गया, कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी हो गई। मतलब सारी जो स्टेबिलिटीज़ है ना, वो एक एक करके देखेंगे। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। यदि होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, कौन सा क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, तो इक्वल डिवीजन होगा किसका, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का। और उस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, दोनों को, ए और बी के बीच में जो भी बॉन्ड बना, दोनों को इक्वल इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और साथ ही साथ ये कंफर्म हो जाएगा किससे, होमोलाइटिक क्लीवेज से, कि भैया होमोलाइटिक क्लीवेज में तो 100% श्योर क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। लेकिन हम बात करें हेट्रोलाइटिक की, तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में क्या होगा, अनइक्वल डिवीजन होगा और इसमें क्या बनेगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन नहीं तो कार्बो एनायन। फिर अब बात आती है कि कंडीशन क्या होनी चाहिए भैया होमोलाइटिक के लिए। तो भैया होमोलाइटिक के कंडीशन क्या होनी चाहिए, हेल्पर, HELPER। ये क्या है, हमारी ट्रिक है। H का मतलब हीट कहीं पे दिख जाए किसी भी रिएक्शन में, तुम्हें दूंगा, मैं एग्जांपल कराऊंगा रिएक्शन देख एक तुम लोग को रिएक्शन देख के एक एक मैं एग्जांपल कराऊंगा। उसमें यदि रिएक्शन में क्या दिया हो, हीट दिया हो, तो बॉन्ड का क्लीवेज होगा किसके अनुसार, होमोलाइटिक के अनुसार। या फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी में क्या यूज़ करेगा, या तो यूवी लाइट यूज़ करेगा नहीं तो सनलाइट यूज़ करेगा। इन दोनों में से यदि कोई लाइट है तो कन्फर्म है कि होमोलाइटिक क्लीवेज है। और रिएक्शन इंटरमीडिएट पूछता है तो आँख बंद करके बोलो रिएक्शन इंटरमीडिएट भी क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। नहीं तो क्या तुमको दिख जाए, PE मतलब क्या है, पर ऑक्साइड। यदि पर ऑक्साइड है तो उस केस में भी क्या बनेगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। और पर ऑक्साइड पहचानने का तरीका क्या है, ऑक्सीजन डायरेक्टली या चार्ज हो किसी के साथ तो पर ऑक्साइड होता है। नहीं तो और क्या ट्रिक एक बताया कि यदि किसी एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो उसके रेंज के क्या हो जाए, बाहर चला जाए। रेंज का बाहर का मतलब कि जैसे समझो कार्बन का कोई मान लो पर ऑक्साइड है तो कार्बन -4 से +4 तक जाता है। यदि बाई चांस किसी एग्जांपल में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो जाए या फिर क्या हो जाए +6 हो जाए, तो उस केस में उसके अंदर क्या होंगे, पर ऑक्साइड होंगे। फिर बात करते हैं इसके लिए सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए। तो यदि किसी रिएक्शन में सॉल्वेंट तुम्हें नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ किया है, जैसे एग्जांपल बेंजीन CCl4 CH2, तो उस केस में क्या होगा, वो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। और इसको पहचानने का तरीका क्या कि नॉन पोलर सॉल्वेंट भैया कैसे पहचानते हैं, तो इसको देखो, जो भी हमारी डेल्टा EN का जो वैल्यू है, जो डेल्टा EN इज़ अप्रॉक्सीमेशन 0 के बराबर हो जाए तो सॉल्वेंट को कैसा होता है, नॉन पोलर हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉन पोलर हो जाता है। यदि EN का मतलब क्या है, यहाँ पे डेल्टा EN का मतलब क्या है, देखते हैं। डेल्टा EN का मतलब ये होमोलाइटिक में लिखना पॉइंट, जो भी हमारा क्या है डेल्टा EN हो, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि दो एलिमेंट्स का, जैसे यहाँ पे A और B थे, इन दोनों एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो लगभग 0 के बराबर आ जाए या 0 के आसपास हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट हो जाएगा। अब एग्जांपल बात करते हैं पोलर में सॉल्वेंट के लिए क्या होगा, यहाँ पर जो EN का डिफरेंस होगा डेल्टा EN वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि जो भी हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा किसमें, जो भी हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा 0 के नहीं बराबर होगा किसमें, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में। तो ये सारे पॉइंट लिख लो, एक करके 2-4 पॉइंट और हैं उसको भी लिखवा देता हूँ। तो जो भी हमारा क्या चल रहा था, होमोलाइटिक क्लीवेज और क्या हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, उसमें बोला कि 1-2 पॉइंट जो बचा हो वो भी लिखवा देता हूँ, वो भी एक एक करके लिख लो। तो बस इसमें बस यही एक पॉइंट बचा है कि जो भी हमारा क्या होता है, फ्री रेडिकल जब बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, जब हम क्या करते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज, जहाँ कहीं भी किसी भी रिएक्शन में क्या लग जाए, होमोलाइटिक क्लीवेज यानी कि हेल्पर कंडीशन लग जाए, तो वहाँ पे हमारा क्या बनना तय है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, क्या होना तय है, होमोलाइटिक क्लीवेज होना तय है। तो उस होमोलाइटिक कंडीशन में हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बनता है वो क्या बनता है, फ्री रेडिकल। तो उस फ्री रेडिकल में क्या होगा कि 3 स्टेप में क्या होता है, वो
रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो देखो यहाँ पे लिखा हूँ चेन रिएक्शन अकर इन 3 स्टेप्स। तो जो भी हमारी चेन रिएक्शन होती है वो आकर होती है 3 स्टेप्स में। 1 मिनट रुको, थोड़ा सा कैमरा सेटअप करना पड़ेगा, दिक्कत हो गया इसमें। हाँ अब सही है। उसमें जो चेन रिएक्शन होगी क्या होगी, 3 स्टेप्स में होगी। अब 3 स्टेप की बात करें तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए पहले प्रोसेस होता है। फिर सेकंड प्रोसेस क्या होता है, चेन प्रोपगेशन। चेन प्रोपगेशन के बाद थर्ड प्रोसेस क्या होता है, चेन टर्मिनेशन। जब एनसीईआरटी खोलोगे, अभी पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लो, अभी तो नॉर्मली जीओसी चल रहा है। जब कराएंगे हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में जब फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल बनने के बाद अब फ्री रेडिकल हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट। उस रिएक्शन इंटरमीडिएट का प्रोडक्ट बनेगा उसके बाद, तब ये तीनों स्टेप आएंगे जब होगा बॉन्ड का क्लीवेज होमोलाइटिक। तो फर्स्ट स्टेप करेंगे चेन इनिशिएशन, सेकंड स्टेप करेंगे चेन प्रोपगेशन और थर्ड स्टेप करेंगे चेन टर्मिनेशन। इसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हूँ कि द बॉन्ड एनर्जी इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय होमोलाइटिक क्लीवेज ड्यू टू नेट एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड। अब इसका मतलब क्या है कि तुमसे कोई ये पूछ दे कि भैया जो बॉन्ड एनर्जी निकाली जाती है वो बॉन्ड एनर्जी किससे निकलती है, जो भी हमारा क्या है बॉन्ड एनर्जी है वो किससे निकलती है, होमोलाइटिक क्लीवेज से कि हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से। तो हमेशा बॉन्ड एनर्जी निकलती है होमोलाइटिक क्लीवेज से, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय होमोलाइटिक क्लीवेज ड्यू टू नेट एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड। क्योंकि इसमें जो देखो शुरू में एनर्जी ज़्यादा लगती है होमोलाइटिक क्लीवेज कराने के लिए, लेकिन जो नेट एनर्जी होती है वो हेट्रोलाइटिक में देखो क्या होता है, शुरू में एनर्जी उसके लिए कम लगती है, लेकिन जो नेट एनर्जी लगती है ना उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है। लेकिन होमोलाइटिक क्लीवेज कराने के लिए तुमको जो एनर्जी शुरू में लगती है वो ज़्यादा लगती है, लेकिन जो पूरा ओवरऑल प्रोसेस देखा जाए, मतलब कि नेट एनर्जी देखा जाए, तो होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए क्या होता है, एनर्जी कम लगता है। इसीलिए जो भी हमारा बॉन्ड का क्लीवेज होगा, क्या होगा, बॉन्ड का क्लीवेज करेंगे, ठीक, वो हमेशा किससे करेंगे, बॉन्ड क्लीवेज करेंगे कब, जब बॉन्ड एनर्जी निकालना हो। क्या निकालना हो, बॉन्ड की एनर्जी। तो हमेशा किससे डिवीज़न करेंगे, होमोलाइटिक क्लीवेज से तोड़ेंगे। तो हम लोग क्या देख लिए, जीओसी में टाइप्स ऑफ क्लीवेज देख लिए। अब टाइप्स ऑफ क्लीवेज के बाद सेकंड पॉइंट हम लोग का शुरू होने वाला है टाइप्स ऑफ रिएजेंट। अब टाइप्स ऑफ रिएजेंट भैया क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ रिएजेंट साफ साफ दिख रहा है, 2 तरीके का होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा क्या होता है भैया, न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल को मैं आज के बाद शॉर्टकट में दिखाऊंगा, ई दिखा के, कैपिटल ई दिखा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लटका दूँ तो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। और न्यूक्लियोफाइल को यदि मैं एनयू दिखा के ऊपर माइनस चार्ज दिखा दूंगा तो आज के बाद क्या बोलेंगे हम लोग भैया, न्यूक्लियोफाइल। तो जो भी हमारा क्या हो गया भैया, रिएजेंट हो गया। तो रिएजेंट 2 तरह के हो गए, एक इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। यानी कि नेचर में कितने तरह का भी न्यूक्लियोफाइल हम देखें, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। बाद में आ गए हम बाइडेड न्यूक्लियोफाइल, उन्हीं के क्या होंगे, पार्ट्स होंगे एक एक करके, लेकिन 2 ही तरह के मेनली मिलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। तो अब देखते हैं भैया, एक पढ़ते हैं न्यूक्लियोफाइल को, पहले पढ़ते हैं, बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल को। तो पहले देखते हैं जो भी हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, पहले तो उसको पहचानेंगे कैसे, फिर उसकी डिफिनीशन क्या होती है, फिर उसका यूज़ कैसे करेंगे, फिर उसका यूज़ कहाँ पे आएगा, फिर देखेंगे उसके एग्जांपल क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल के। तो जो भी न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मतलब कि न्यूक्लियस, फाइल मतलब कि लविंग, तो जो भी न्यूक्लियस से क्या करता है, लविंग करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो इसलिए इसकी डिफिनीशन बनी, न्यूक्लियोफाइल इज़ द न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज़। जो भी क्या होता है न्यूक्लियोफाइल होता है वो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज़ होता है। इस तरह से पहचानेंगे। इसका क्या होगा मेन डिफिनीशन कि न्यूक्लियोफाइल इज़ द न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज़। अब इसको पहचानेंगे कैसे, जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा फर्स्ट बात क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिच होगा। वो क्या होगा, गरीब नहीं होगा, क्या होगा, धनी होगा। किस मामले में, इलेक्ट्रॉन के मामले में। यहाँ पे इसके पास पैसे की जगह क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो फर्स्ट कैसे पहचानेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच, वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। जो भी उसका क्या होता है ऑक्टेट होता है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होता है। और थर्ड कैसे पहचानेंगे, नेगेटिव चार्ज उसके अंदर होना चाहिए, या तो क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो, या फिर उसके अंदर क्या हो, कंप्लीट ऑक्टेट हो। नहीं तो कंप्लीट ऑक्टेट के बाद क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। नहीं तो उसके अंदर क्या हो भैया, लोन पेयर होना चाहिए, उसके अंदर क्या होना चाहिए, लोन पेयर। और नहीं तो उसके अलावा क्या होना चाहिए, उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन। या तो लोन पेयर मिल जाए, या फिर कंप्लीट ऑक्टेट हो, या फिर नेगेटिव चार्ज हो, या फिर क्या हो, लोन पेयर, नहीं तो क्या हो, पाई इलेक्ट्रॉन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, किसको अपना इलेक्ट्रॉन देता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसको देखो, पढ़ो डिफिनीशन को,
कि न्यूक्लियोफाइल टेंडेंसी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू कार्बन, क्या लिखा है, कार्बन पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पॉजिटिव चार्ज मतलब कि कार्बोकैटायन, बोला था कार्बन के ऊपर क्या दिख जाए, पॉजिटिव चार्ज, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। यदि कार्बन के ऊपर क्या दिख जाए, नेगेटिव चार्ज, तो क्या बोलेंगे, कार्बो एनायन। अब कार्बोकैटायन कार्बोनायन किस में बनता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में। तो न्यूक्लियोफाइल टेंडेंसी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू कार्बन पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा भैया, कार्बन पॉजिटिव चार्ज को। और कार्बन पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, क्या है, कार्बोकैटायन। ठीक, तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, या फिर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, उसके अंदर लोन पेयर होना चाहिए, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होना चाहिए। तो हम लोग देख चुके क्या, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मतलब कि न्यूक्लियस, फाइल मतलब कि लविंग, इसका मतलब जो भी न्यूक्लियस को क्या करता हो, लविंग स्पीसीज हो, उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। या फिर क्या होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होना चाहिए, या फिर उसके अंदर और क्या होना चाहिए, लोन पेयर भैया, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और एक चीज़ हम लोग और पॉइंट डिस्कस करें कि जो भी न्यूक्लियोफाइल होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करता है, हमेशा कार्बन पॉजिटिव चार्ज को, और कार्बन पॉजिटिव चार्ज बोले तो कार्बोकैटायन। अब बात करते हैं भैया एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो जो भी हमारा एग्जाम्पल्स है न्यूक्लियोफाइल का, वो H2O है, वाटर। अब H2O के अंदर देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर दो लोन पेयर है, तो यहाँ पे लोन पेयर है तो क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन रिच है, ये किसी और को इलेक्ट्रॉन अपना दे सकता है। तो जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे सके उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो वाटर के बाद सेकंड एग्जाम्पल क्या है, अमोनिया। अमोनिया क्यों न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास भैया क्या है, लोन पेयर है। सेम उसी तरह एल्कोहल, एल्कोहल के पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होने की वजह से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। फिर ये RSH, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। फिर NH2, यहाँ इसका नाम पहले क्या है, हाइड्राजीन, ये हाइड्राजीन भी क्या काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। फिर NH2OH, उसके बाद हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन। फिर RO-, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। फिर OCN-, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। ये एक नया एग्जाम्पल है H ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसका नाम है एसिटाइलिन। ये ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसके अंदर क्या है, दो पाई है, तो पाई होने की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से अभी क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से क्या बन जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल। फिर यहाँ पे ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, तो बताया था, लिखवाया भी था कि जिसके पास क्या हो नेगेटिव चार्ज, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल। फिर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो ये भी क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा।